हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके संपूर्ण जो साइंस है उसकी हम यहाँ पे तैयारी इस चैनल पे आपको कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि साइंस है वो 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने आपको स्टार्ट किया है, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो हमने बना दिया है। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप अपनी बेसिक टू हाई अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जो इमेज होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है। अब प्रतिबिंब के प्रकार हम जानेंगे। तो प्रतिबिंब के 2 मुख्यतः प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासीय प्रतिबिंब क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा, रटना नहीं, समझना। यदि आप समझ गए तो यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब। तो यदि हमसे कोई पूछ देता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, प्रतिबिंब होने के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो 2 मुख्यतः चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है, प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे पहली बात 2 या मतलब कम से कम 2 प्रकाश किरणें होनी चाहिए। कम से कम 2 प्रकाश किरणें होनी चाहिए। यह बात समझ में आ गया। कम से कम 2 प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है, ये दोनों देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तन या अपवर्तन की घटना होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें होनी चाहिए। दूसरा, उन किरणों का परावर्तन या अपवर्तन होना आवश्यक है, तब भी जाकर प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरी बात कि ये जो 2 या 2 से अधिक किरणें हैं, उनका मिलना आवश्यक है। यदि वो मिलेंगी तभी जाकर प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी आप निश्चिंत रहेंगे। जो मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आए तो भी अच्छा, नहीं समझ में आए तो हम आपको फिगर से याद कराएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। समझ गए। तो परिभाषा इसका क्या होगा, परिभाषा सिंपल में यही होता है प्रतिबिंब का, कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या बताया, हमने कहा कि जब मतलब हमने यही कहा कि यहाँ पे हमने सबसे पहली बात कहा ना कि कम से कम 2 प्रकाश किरणें होनी चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। मैं आशा करता हूं थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा ना, याद तो थोड़ा बहुत हुआ होगा ना। नहीं हुआ तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, अभी फिलहाल आप लिख लीजिए, ठीक है ना, अभी आपको याद भी हो जाएगा। तो आप यही लिखेंगे कि जब, इस पे राइटिंग उतना अच्छा सा नहीं हो पा रहा है, जब
दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, मतलब वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अब आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं पढ़ के ये सुना दे रहा हूं। हमने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि मिल रही हैं, तो वह बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। अब वो कैसे, तो समझिएगा। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं तो यहाँ पे एक हम दर्पण ले रहे हैं। ये क्या है, एक दर्पण है। मैं इसको साइड में बनाऊंगा तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाकर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक हमने ये दर्पण ले लिया। अब इस दर्पण के पीछे क्या हुआ है, इस दर्पण के पीछे लेप लगा हुआ है। दर्पण है तो इस दर्पण के पीछे लेप लगा होता है कि नहीं होता है, लगा होता है। तो ये दर्पण है, इसके पीछे लेप लगा हुआ है। अब बात ये समझना है कि यहाँ पे ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि जब प्रकाश किरणें, जैसे यहाँ पे मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि दर्पण अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है, बट जब आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा वहां पे, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। फिलहाल अभी आप याद रखिएगा कि ये एक दर्पण है। दर्पण मतलब जो शीशा, मिरर आप देखते हैं ना घर में अपने चेहरे को, वही समझ लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, जैसे प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, ये पहली घटना है कि जब प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, यहां से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ये पहली क्या है, घटना है। दूसरी बात, अब दूसरी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। दूसरी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब यहां से तो ऐसे गई है, परावर्तन के पश्चात फिर से लौट रही है, तो यहाँ पे इस बिंदु पर ये दोनों मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं,
काट रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो ये बन रहा है, यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे जो काट रही हैं, इसी बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है ना, परावर्तन की घटना हो रही है। और यहाँ पे कितने किरणों को लिया है, तो 2 किरण हमने लिया है। तो हमने यही कहा था, क्या हमने कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पे तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, उस समय की बात हो रही है। वो भी आपको आगे फिगर से समझाया जाएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखिए, यहाँ पे वास्तव में ये दोनों बिंदु मिल रही हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आ गया है? मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक अभी तक हमने ये चीजें समझ लिया। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दूसरा प्रतिबिंब के प्रकार। तो देखिए, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है जो है वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर आप जानते हैं कैसा है, सेम टू सेम यही फिगर है वास्तविक प्रतिबिंब का। आप कहेंगे सर कैसे ये फिगर है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब रियल में ऐसा हो रहा है। तो देखिए, रियल में यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे ये दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं ना, रियल में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब का ये फिगर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब दो या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा? एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सुनिएगा, हमने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वह बिंदु ही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा में लिख देता हूं। आप लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं
वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वही बात मैं यहाँ से 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद परिभाषा लिखवाता हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंट ये आए कि हम समझ रहे हैं और समझ कर आप याद कर पाएंगे। देखिए इसमें याद क्या करना है, आपने यहीं से ना फिगर से समझा। आप कह सकते हैं फिगर देख के कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु ही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए अगर आप चाहें तो इस फिगर को यहाँ पर बना सकते हैं, इस फिगर को यहाँ पर बना सकते हैं। समझ गए ना? दूसरा होता है जो होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है जी। तो अब हम जान लेते हैं आभासीय प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासीय मतलब क्या होता है कि रियल में नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, मतलब उसी को कहते हैं प्रतीत होना, आभासीय होना। तो यहाँ पे परिभाषा सिंपल है, मैं परिभाषा में इसको लिखवाऊंगा, फिगर से पहले मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज डेट ये एक दर्पण है, ये क्या है? एक दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है जी। ये इसका क्या है? अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं, ठीक, ये बात आप अब मुझ समझ में आ रहा होगा। देखिए ये एक दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब क्या होता है कि जैसे ही सपोज डेट पहली प्रकाश किरणें ऐसे जाती हैं, सपोज डेट ये पहली प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं। अब जैसे ही यहाँ पे गया तो जाने के बाद यहाँ पे जब टकरा रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा? परावर्तन की घटना होगी। तो जैसे ही टकराएंगी ना तो टकराने के पश्चात ये क्या हो जाएगा? ऐसे इधर क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। समझ पा रहे हैं? टकराने के पश्चात जैसे ये प्रकाश किरणें, पहली प्रकाश किरणें जा रही हैं और टकराने के पश्चात ऐसे इधर निकल जाएंगी। ऐसे ही द्वितीय जो प्रकाश किरणें हैं, दूसरा प्रकाश किरणें, वो क्या होगा? दूसरा प्रकाश किरण फिर से ऐसे ही ये भी जाएगा और यहां से टकराने के पश्चात ये क्या हो जाएगा? ऐसे इधर निकल जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ये दूसरा प्रकाश किरणें जा रहा है और परावर्तन के पश्चात ऐसे ये फिर से इधर आ जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पे परावर्तन की तो घटना हो रही है, कौन सी घटना हो रही है? यहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है। यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है? परावर्तन की घटना हो रही है। बट क्या अगर मैं आपसे कहूं तो ये परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें क्या ये तो इधर चली जा रही है, ये तो इधर चले जाएंगे, तो ये दोनों किरणें वास्तव में मिलेंगी? नहीं ना मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो जब नहीं मिल रही हैं तो अब क्या करेंगे? प्रतिबिंब तो बनाना ही है। तो हम क्या करते हैं कि इन किरणों को पीछे ले जाने पर, ठीक है, तब क्या होगा? तब जाकर होगा कि तब क्या होगा कि इसी किरण को अगर हम पीछे ले जाते हैं, ऐसे इस किरण को पीछे लेके गए, फिर से इस किरण को हम ऐसे पीछे लेके जाते हैं,
तो ये दोनों किरणें देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल रही हैं, ये दोनों किरणें वास्तव में यहाँ पर मिल रही हैं। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं तो यहाँ पे भी एक प्रतिबिंब, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब ही आभासीय प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यहाँ पे वास्तव में नहीं मिल रही है, आभासीय में मिल रही है, ऐसा हमें लग रहा है। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब दो, देखिए ये पहला है, ये दूसरा किरण है, तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आभासीय में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वह बिंदु ही आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आ गया आपको? एक बार और सुन लीजिए। आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आभासीय में जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिगर से आपको परिभाषा बताया है और याद कराने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको याद अभी ना सही पर समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। और जब समझ में आ जाता है ना तो याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर भी मैं कहूँगा कि यहीं से याद करने का टोटल प्रयास कीजिए आप, ठीक है? तो मैं इसका परिभाषा लिख दे रहा हूँ। आप लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आभासीय में जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आभासीय प्रतिबिंब का भी परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज का हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के ये दो जो प्रकार हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मैं यही कहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने में आपका ही बेनिफिट है, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उससे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आप सीरीज में एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स का, आप जाइए उस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।